हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है केमिकल चेंज और केमिकल बॉन्ड के बारे में, यानी कि कीमियाई तब्दीली और कीमियाई बंदिश। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है केमिकल बॉन्ड के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड की टाइप वगैरह क्या है और केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं। केमिकल चेंज मतलब कीमियाई तब्दीली, और दूसरी टाइप होती है तबई तब्दीली यानी कि फिजिकल चेंज। कीमियाई तब्दीली में आमतौर पर यह होता है कि दो चीजें मिलकर एक नई चीज तैयार करती है, दो या दो से ज्यादा दो चीजें मिलकर एक नई चीज, एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रही है, और उस प्रोडक्ट की जो खासियतें होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है, वो अलग होती है, उन चीजों से अलग होती है जिनसे मिलकर वो बना है, जिनके केमिकल कॉम्बिनेशन से वो बना है, उन चीजों से अलग प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की, मुरक्कब की, या फिर नया जो नई चीज जो तैयार हुई है उस चीज की। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन वन साइड होते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। एक मर्तबा कोई तब्दीली होगी तो आप उसको बदल नहीं सकते, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते, मतलब रिवर्स में नहीं ला सकते। ये केमिकल कॉम्बिनेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कीमियाई तब्दीली की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कीमियाई तब्दीली ये यूजुअली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती है। कोई फल अगर पक के तैयार हो गया, एक कच्चा फल जो है वो पक गया और तैयार हो गया, पक गया, तो हम दोबारा उसको कच्चा नहीं बना सकते। एक प्लांट केमिकल चेंज होने के बाद नया जो है वो एक दरख्त बनकर तैयार हो चुका है, तो हम उसको दोबारा जो है वो छोटा पौधा नहीं बना सकते। इस तरह के बेशुमार केमिकल चेंजेस है, कीमियाई तब्दीलियां है, जो हम मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं, जिनसे ये साबित होता है कि केमिकल रिएक्शन एक मर्तबा होने के बाद हम उसको जो है बदल नहीं सकते, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ला सकते। तो केमिकल चेंज ये एक अहम चीज है, हमें देखें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो कीमियाई तब्दीलियां होती है, उन कीमियाई तब्दीलियों की एक इक्वेशन के जरिए हम जो है उसको जाहिर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन अगर केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, नतीजे में तैयार हो रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब हम इस केमिकल रिएक्शन को हमने, यानी सोडियम और क्लोरीन के मिलाप को हमने इस इक्वेशन के जरिए बता दिए, इस मसावात के जरिए हमने जाहिर करे कि किस तरह से एक सोडियम का जौहर एक क्लोरीन का जौहर जो है मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार किया है NaCl का। तो इस इक्वेशन के जरिए हमने इसको जाहिर करे, तो ये कहलाती है केमिकल इक्वेशन, कीमियाई मसावात। फिर कीमियाई मसावात की दो टाइप हम देखते हैं, एक तो होती है मुतवाज़न मसावात, बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन किसको बोलेंगे? अगर रिएक्टेंट साइड के जोड़ों की टोटल तादाद और प्रोडक्ट साइड के जोहरों की टोटल तादाद, एटम्स की टोटल जो नंबर है, एटम का टोटल नंबर जो है वो अगर इक्वल रहा, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी अगर इक्वल रहा, तो हम उसको बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, मुतवाज़न मसावात। और अगर इधर साइड में ज्यादा है, दूसरी साइड में कम है, तो हम जो है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं, गैर मुतवाज़न मसावात उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी जो है वो बेसिक चीजें देख लिए अबाउट द केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। देखिए, केमिकल बॉन्ड बेसिकली हम दो टाइप के केमिकल बॉन्ड इस लेसन में देखेंगे। मतलब 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जो लेसन अभी तैयार है उसके अंदर दो टाइप के बॉन्ड हमको बताए हुए हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड
और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इन दो बॉन्डों पर ही डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक जौहर जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा जौहर इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये लेन देन की वजह से जो है आयनिक चार्जेस तैयार होते हैं। आयनिक चार्जेस तैयार होने के बाद दोनों पार्टिकल मिलकर एक नया साधन तैयार करते हैं, एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और इस तरह से जो केमिकल चेंज होता है, उस चेंज के अंदर जो बॉन्डिंग बन रही है उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हम अभी मिसाल लेते हैं एक सोडियम क्लोराइड की। फर्ज कीजिए हमारे पास एक जौहर मौजूद है, एक एटम मौजूद है सोडियम का। हम जानते हैं कि सोडियम के पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मदार में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद उसके आखिरी मदार में मतलब तीसरे मदार में, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8 और तीसरे मदार में 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 11 है, 11। अब अगर ये सोडियम का एक जौहर क्लोरीन के एक जौहर के साथ अगर कीमियाई ग्राफ करता है, क्लोरीन के जो पहला मदार है, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मदार में 8 है, 4 5 6 7 और 8, और तीसरे मदार में जो है इसके वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि जौहरी अदद जो है क्लोरीन का, हम जानते हैं क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है, तो सीधी सी बात है इसके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अगर हम क्लोरीन और सोडियम के जौहरों पर गौर करें तो सोडियम का एक जौहर अगर इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है तो उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाता है। मतलब उसका जो आखिरी मदार है, जो कि दूसरा मदार रहेगा, वो दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि उसका मसम्मत पूरा हो जाएगा, वो स्टेबल हालत में आ जाएगा। और यही एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकल रहा है, ये अगर क्लोरीन जौहर ले लेगा तो उसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि इसका भी जो स्टेबल स्टेट है वो उसको मिल जाएगी। मतलब इसका भी मसम्मन, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जब सोडियम का एक जौहर इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल तैयार होता है जो कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होता है। और इस तरह की जो बंदिश होती है, इस बंदिश को हम जो है वो आयनिक बंदिश या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरी तरह से एक जौहर से निकलकर दूसरे जौहर पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और जहां से निकलते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस एटम के ऊपर जा रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव मैकेनिकल मतलब कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, इस तरह के केमिकल बॉन्ड से जो तैयार होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जिसके
न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन उसके सर्कल के, उसके शेल के अंदर जो है रिवॉल्व करता है। फिर अगर हम हाइड्रोजन का दूसरा जौहर ले, दूसरा एटम ले, तो उसमें भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, एक प्रोटॉन, और उसके मदार में, उसके शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के करीब आता है तो पहले हाइड्रोजन को भी अपनी स्टेट को स्टेबल करने के लिए, अपने जो शेल है उसको सेटिस्फाई करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एटम के पहले शेल की जो कैपेसिटी है वो 2 है और दूसरे शेल की हम जानते हैं 8 है, तीसरे की कुछ और है, चौथे की कुछ और है, हमारे पास फॉर्मूला भी मौजूद है। तो इस एटम को सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने शेल को, अपने को स्टेबल हालत में रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और दूसरे हाइड्रोजन को भी एक जरूरत है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि ये दोनों भी जो है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर तैयार करते हैं एक पार्टनरशिप के जरिए से, आपस की साझेदारी के जरिए, शेयरिंग के जरिए, पार्टनरशिप के जरिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी तैयार करते हैं, और वो जोड़ी पहले एटम के लिए भी यूज होती है, दूसरे एटम के लिए भी यूज होती है, और दोनों इसको इक्वली जो है वो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से, शेयरिंग की वजह से इन पर जो है वो चार्जेस तैयार नहीं होते, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि पार्टनरशिप होती है। और पार्टनरशिप के जरिए से जब कोई मॉलिक्यूल तैयार होता है तो फिर इस तरह की बॉन्डिंग को हम कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन भी है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होता है, जिसमें ऑक्सीजन के लास्ट शेल में, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे हाइड्रोजन के साथ करता है, उसको जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और इन दोनों हाइड्रोजन भी जो है ये भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, इनके भी आखिरी शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है। तो इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन भी कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए होता है, जिसको हम गिरफ्त बंदिश बोलते हैं। और देखिए अभी जो मैंने आपको बताया दोनों टाइप, ये दोनों टाइप के अंदर एक बात स्टूडेंट को याद रखना जरूरी है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक एटम से निकलकर दूसरे एटम तक पहुंचते हैं। पहला एटम देता है, दूसरा एटम लेता है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, चाहे एक से ज्यादा का हो, 2-3 का हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर होता है, चार्जेस तैयार होते हैं, और चार्जेस तैयार होने के बाद ही केमिकल बॉन्ड बनता है। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम के नहीं होते, उस पर दोनों एटम्स का बराबरी का जो है अधिकार होता है, वो शेयरिंग जो है वो करते हैं, और शेयरिंग के जरिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग में, उसको दोनों भी यूज करते हैं, दोनों की वो पेयर होती है। तो इस तरीके से साझेदारी, एक तरह की पार्टनरशिप जो होती है, और ये पार्टनरशिप से कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है। तो हमारा जो आज का वीडियो है ये इसी चीज पर टिका हुआ था, केमिकल बॉन्ड के बारे में, और 8वीं क्लास के स्टूडेंट को ये लेसन मौजूद है, उसके अंदर कुछ मिसालें भी है। मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस किया, अबाउट द केमिकल चेंजेस, फिर कीमियाई मसावत पर मैंने डिस्कस किया, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बताया, अनबैलेंस्ड बताया। अब ये चीजों के अंदर कुछ रिवीजन करना जरूरी है कि वैलेंसी क्या होती है, गिरफ्त क्या होती है। गिरफ्त बेसिकली किसी भी जौहर की आखिरी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन वो करता है। जैसे सोडियम के आखिरी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा और किसी के भी साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी जो वैलेंसी है
उसकी जो कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की वो 1 है, तो उसकी वैलेंसी कहलाएगी 1। मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, आखिरी मैदान में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है मैग्नीशियम, तो उसकी 2 जो है वो वैलेंसी रहेगी, क्योंकि वो 2 बॉन्ड बना सकता है। किसी एक एटम के साथ बनाए तो भी 2 बना सकता है, अलग अलग के साथ बनाए तो 2 बना सकता है। उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी कैपेसिटी 2 है और उसकी वैलेंसी भी 2 है। एल्यूमिनियम की 3 है। इस तरह से अलग अलग अनासिर की वैलेंसी जो है वो अलग अलग होती है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर 8वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और बाकी जो स्टूडेंट है, अगर किसी के आइडियाज क्लियर नहीं है, बड़ी क्लास के अंदर है लेकिन उनके आइडियाज क्लियर नहीं है, तो वो इन आइडियाज को जो है वो क्लियर कर सकता है अबाउट द केमिकल बॉन्ड के बारे में, कीमियाई बंदिश के बारे में। फिर बच्चों को जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर समझना है तो पहले मदार में, दूसरे मदार में, तीसरे मदार में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर हम पिछली क्लासेस के अंदर जो है वो देख चुके हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, हम उसको देख लेते हैं किस तरह से जो है। अगर हम एक सोडियम के जौहर पर गौर करें तो हम सोडियम के किसी भी जौहर के अंदर मरकजी के अंदर प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। और ये जो शेल होते हैं, मदार होते हैं, इन मदारों के अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, घूमते रहते हैं। सोडियम की मिसाल अगर हम ले तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में 1 है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो टोटल तादाद है वो प्रोटॉन के बराबर में होती है। पॉजिटिव चार्जेस जितने हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, ये हम देख चुके हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी हम देख चुके हैं। अब देखिए, प्रोटॉन की तादाद को ले या इलेक्ट्रॉन की तादाद को ले, इसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इस तरह से बच्चों को ये रिवीजन करना जरूरी है। ये अलग से जो है इनके लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है। तो देखिए, इस तरह से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी जो है समझ लिए, केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया। और ये वीडियो खास तौर पर केमिकल बॉन्ड और केमिकल चेंजेस के बारे में ही बनाया गया है।